नमस्कार, माई सेल्फ प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री आरआर कॉलेज अलवर। बीएससी फर्स्ट ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम फिज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी केमिकल रिएक्शन के बारे में कि कोई भी हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं तो हम उसमें कुछ चीज़ें देखते हैं कि जो रिएक्टेंट हम काम में ले रहे हैं वो रिएक्टेंट क्या आपस में रिएक्शन कर सकते हैं या उनकी रिएक्शन से हमें वांछित इच्छा में हमारा प्रोडक्ट मिल सकता है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। दूसरी बात, हम किसी भी रिएक्शन में देखते हैं कि जब रिएक्शन हो रही है तो वो कितना टाइम उस रिएक्शन को होने में लग रहा है, और टाइम लग भी रहा है तो जो वो रिएक्शन किस सीमा तक कंप्लीट हो रही है। तीसरा, हम देखते हैं कि यदि रिएक्शन हो रही है तो उसकी गति क्या है और उसको टोटल पूरा होने में कितना समय लगता है। तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी, इट मीन्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, उसका स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स में। और रिएक्शन की लिमिट, अर्थात वो रिएक्शन कितनी पूरी हो रही है, उसको हम स्टडी करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। लेकिन जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया कि वह रिएक्शन किस गति से होती है, उसे पूरा होने में कितना टाइम लगता है, तो इसके बारे में हमें पता चलता है केमिकल काइनेटिक्स से। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, अर्थात केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर पॉसिबल है तो उस केमिकल रिएक्शन को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो अलग अलग वेगों से होती है, अलग अलग समय उसको लगता है। जैसे कुछ रिएक्शन है जो तुरंत होती हैं, अर्थात इंस्टेंटेनियस होती हैं, जैसे एक्सप्लोजन रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आदि। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत ही स्लोली होती हैं, जिनके होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि वाटर का फॉर्मेशन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि विदाउट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में संयोग करें, कंबाइन करें, तो पानी बनने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, कोरोजन, लोहे पर जंग लगना। इन दोनों के, ये तो बात हुई कि एक तरह की रिएक्शन जो बहुत अधिक टाइम लगा रही हैं और दूसरी तरह की रिएक्शन जो इजीली तुरंत हो जाती हैं। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनका वेग हम रूम टेम्परेचर पर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की फिज़िकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी, उसकी मैकेनिज्म तथा वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो काइनेटिक्स में सबसे पहली बात आती है गति की, कि वो रिएक्शन किस गति से हो रही है। तो हम किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी को किस तरह नापेंगे, उसको हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी को नापने का तरीका है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज देखना। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन वेलोसिटी में इकाई समय में किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वह रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन की गति डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी फास्टली चेंज होती है। क्योंकि जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन कोई भी आगे बढ़ेगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी तथा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। तो अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ की, अर्थात मैंने ग्राफ प्लॉट किया कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस, तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ घटती है तो ग्राफ घटते हुए क्रम में आएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रही है।
तो रिएक्शन वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे सामने आता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा सी से और टाइम में चेंज को हम बताते हैं डेल्टा टी से। तो हम कह सकते हैं रिएक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। उसके बाद यहाँ आप बात पूछ सकते हैं कि यहाँ प्लस और माइनस मैंने बोला, तो प्लस और माइनस साइन से क्या मतलब है? प्लस साइन से मतलब है प्रोडक्ट। यदि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इसमें शो कर रहे हैं तो उसके साथ हम साइन लेंगे प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रही है। और माइनस से मतलब है चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, अर्थात रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ घटती जाती है। हम यहाँ ग्राफ से एक चीज़ देख सकते हैं कि रिएक्शन की वेलोसिटी बहुत फास्टली घटती है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे घटती है और अंत में नेग्लिजिबल हो जाती है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने की है, रिएक्शन वेलोसिटी का मान कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में हुए चेंज को रिएक्शन की वेलोसिटी न कहकर हम उसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में थोड़े समय डेल्टा टी में होने वाला चेंज डेल्टा सी है, तो हम उस टाइम पीरियड में रिएक्शन की एवरेज वेलोसिटी को कह सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ यदि आप, ये तो बात हुई एवरेज वेलोसिटी की। अगर मैं बात करूँ अब ताक्षणिक वेग क्या होता है, क्योंकि हम रिएक्शन के औसत वेग को, उसकी एवरेज वेलोसिटी को उसकी रियल वैल्यू नहीं मान सकते, उसका वास्तविक वेग नहीं मान सकते। तो किसी रिएक्शन वेलोसिटी प्रति क्षण बदलती रहती है, अतः रिएक्शन वेलोसिटी स्टेप की मूल सार्थकता होती है किसी समय विशेष से। तो इसकी रियल वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम किसी कर्व पर दिए गए कंसंट्रेशन और टाइम के करस्पॉन्डेंस किसी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और जो स्पर्श रेखा का डाल है वो हमें बताता है रियल वेलोसिटी के बारे में, और यह वेग कहलाता है हमारा ताक्षणिक वेग। तो किसी दिए हुए पॉइंट पर स्पर्श रेखा का डाल डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी की लिमिटिंग वैल्यू होती है, जबकि डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो की ओर गमन करती है। अतः डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी के लिमिटिंग वैल्यू को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, लिमिट है डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। यहाँ डी टी अनंत सूक्ष्म समयांतराल को बताता है तथा डी सी बताता है कंसंट्रेशन में छोटे चेंज को। तो ये तो बात हुई बच्चों वेलोसिटी की। यहाँ हमने एवरेज वेलोसिटी देखा और ताक्षणिक वेग को देखा। तो किसी भी रिएक्शन वेलोसिटी को अगर हमें ज्ञात करना है तो हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज़ करो कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। यहाँ A और B रिएक्टेंट हैं, N1 और N2 रिएक्टेंट A और B के मूल हैं, C और D प्रोडक्ट हैं, M1 और M2 प्रोडक्ट के मूल हैं। तो अब हम यदि रिएक्शन में हमें रिएक्शन वेलोसिटी ज्ञात करनी है तो हम कह सकते हैं कि A के लुप्त होने का वेग यदि हमें ज्ञात करना है तो मैं लिख सकती हूँ A के लुप्त होने का वेग होगा माइनस डी सी ए अपॉन में डी टी। यहाँ सी ए बताता है A की कंसंट्रेशन को और T बता रहा है टाइम को, जो बराबर होगा 1/n डी सी ए अपॉन में डी टी। यहाँ n है रिएक्टेंट A के मोल। उसी तरह यदि हम कहें B के लुप्त होने का वेग, तो B के लुप्त होने का वेग हम ज्ञात कर सकते हैं माइनस 1/n2 डी सी बी अपॉन में डी टी। इसी तरह C के बनने का वेग होगा
प्लस 1/m1 dCc अपॉन में dt, डी के बनने का वेग भी इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस 1/m2 dCd अपॉन में dt। तो इस तरह हम किसी भी रिएक्शन की रिएक्शन वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो बात हुई रिएक्शन वेलोसिटी की। अब उस रिएक्शन वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिएक्शन वेलोसिटी कई तरह के फैक्टर से इफेक्टेड होती है। इनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट्स की प्रकृति कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें बॉन्ड टूटते और बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करती है रिएक्टेंट के बीच में बॉन्डिंग पर। यदि रिएक्टेंट आयनित या फ्री रेडिकल नेचर के हैं तो वह रिएक्शन बहुत फास्टली होती है। जैसे हम कहें कि सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन आपस में कंबाइंड होकर बना रहे हैं सिल्वर क्लोराइड। उसी तरह यदि हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बहुत ही स्लो मूवमेंट से होती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अर्थात रेडॉक्स रिएक्शन आयनिक रिएक्शन के कंपेयर में स्लो मूवमेंट से होती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर रिएक्शन से फास्ट होती हैं। इसी तरह दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। कारण क्या है इसके पीछे, कि यदि आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो यूनिट टाइम में नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ता है। जैसे यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन और आयोडीन की, जो आपस से मिलकर बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यदि मैं हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, उनकी कंसंट्रेशन डबल कर दूं, तो रिएक्शन वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम में बढ़ रहे हैं, जिसके कारण रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती है। इसी तरह तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर। जनरली टेम्परेचर्स जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन वेलोसिटी भी बढ़ती है, और ऐसा देखा गया है कि यदि हम टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं तो वेलोसिटी लगभग डबल या ट्रिपल हो जाती है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन वेलोसिटी घटती है, उन्हें कहते हैं हम एंटी आरएनएस रिएक्शन। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है आपका कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट, व्हाट इज़ द कैटालिस्ट? कैटालिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जिनको यदि हम रिएक्शन मिक्सचर में डाल दें तो रिएक्शन वेलोसिटी तो इफेक्ट होती है, लेकिन वो रिएक्शन के लास्ट तक अनचेंज रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे यदि हम पोटेशियम क्लोरेट में थोड़ी सी मात्रा में मैग्नीज डाइऑक्साइड डालें तो कम टेम्परेचर पर ही पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन बहुत तेज़ी से होता है तथा ऑक्सीजन भी बहुत फास्टली बनती है। इसके विपरीत यदि हम इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर रिएक्शन मिक्सचर में डालने पर रिएक्शन वेलोसिटी को कम कर देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है मीडियम के पीएच। तो वो रिएक्शंस जो एक्विटिक मीडियम में होती हैं वो जनरली मीडियम की पीएच पर डिपेंड करती हैं। जनरली मेटल आयन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मीडियम। तो आयनिक रिएक्टेंट या कहें पोलर रिएक्टेंट पोलर सॉल्वेंट में फास्टली रिएक्शन करते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शंस बहुत स्लोली मूवमेंट से होती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन वेलोसिटी मीडियम की प्रकृति पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है रेडिएशन इफेक्ट। कई ऐसी रिएक्शंस होती है जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती हैं, तो वो रिएक्शंस जो फोटोन के एब्जॉर्प्शन से फास्टली होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस हम देखते हैं अंधेरे में नहीं होता, केवल होता है सूर्य के प्रकाश में। तो जिसके ये सनलाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट की भांति काम करती है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर ऑफ रिएक्शन। तो वे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट
और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या, वे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट या वॉल्यूम रिएक्टेंट के मोलों की संख्या से कम होते हैं, रिएक्शन की वेलोसिटी प्रेशर के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। और यदि प्रोडक्ट का वॉल्यूम रिएक्टेंट के वॉल्यूम से ज़्यादा है तो रिएक्शन वेलोसिटी प्रेशर के बढ़ने पर कम हो जाती है। और यदि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो प्रेशर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे हम बात करें अमोनिया फॉर्मेशन की, कि हाइड्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन का एक मोल और नाइट्रोजन के 3 मोल आपस में रिएक्ट करके बन रहे हैं अमोनिया। तो यहाँ रिएक्टेंट के हैं टोटल 4 मोल और प्रोडक्ट के हैं 2 मोल। तो ऐसी रिएक्शंस में डेल्टा एन की वैल्यू होती है नेगेटिव। तो प्रेशर यदि हम ऐसी रिएक्शंस में बढ़ाएं जिनके लिए डेल्टा एन नेगेटिव है तो उनमें वेलोसिटी का मान बढ़ता है। और यदि हम बात करें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के अपघटन की, जो अपघटित होकर बनाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन, तो प्रेशर बढ़ाने पर इनकी वेलोसिटी कम होती है। शॉर्ट में हम कहें कि यदि डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है तो उन रिएक्शंस के लिए प्रेशर बढ़ाने पर वेलोसिटी का मान बढ़ता है, तथा जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन पॉजिटिव है उनके लिए प्रेशर बढ़ाने पर वेलोसिटी का मान कम होता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स में व्हाट इज़ द रिएक्शन वेलोसिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।